यस, तो सप्लीमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। अगर हम फिटनेस से, ट्रेनिंग से रिलेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से रिलेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, हमारे डाइटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सप्लीमेंट बहुत वैरायटीज़ के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यूजलेस है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। तो इसको जानने का ज़रूरत सबको है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो सप्लीमेंट के बारे में हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सप्लीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, आपकी ज़रूरत को जो है वो पूरा कर सकता है। और दूसरी बात ये क्या है ना, ये एक एड ऑन है। ठीक है, एक सप्लाई है ये, एड ऑन। मतलब जो चीज़ आपकी बॉडी में ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, या फिर ऑलरेडी फुलफिल नहीं हो रही है, बट स्टिल आप उसे कंज्यूम कर सकते हो किसी और चीज से, फूड सोर्सेस से, उसी को पूरा करने के लिए ये एड ऑन सप्लीमेंटल सोर्स है। और ये कन्वीनियंट सोर्स है जो खुद से बनाया जाता है, और हमें ये मिलता है पैक्ड फॉर्म में। ठीक है, पैक्ड फॉर्म में मिलता है बेसिकली, और ये बनाया जाता है कुछ नेचुरल प्रोसेसिंग से, और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सप्लाई है, ये एक एड ऑन है। मतलब जो चीज़ हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं आता, ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज को हटा करके ये नहीं आता। ये हमारे फूड सोर्सेज के साथ में ही ऐड होता है, सो दैट कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो पाए और हमारी जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो पाए। अब सप्लीमेंट जो है वो कोई भी मतलब पीईडीज के अंदर नहीं आता, पेड्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, जो पेड्स हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, और जो पेड्स हैं वो उस अलग चीज हैं। बहुत सारे लोग इसे पीईडीज के अंदर समझते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के अंदर समझते हैं, बट पेड्स नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपके आर्गोजेनिक एड के अंदर आ सकता है, मीन्स आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस तो जरूर कर सकता है, बट ये कोई ऐसा बैंड सब्सटेंसेस नहीं होते सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट हम तीन कैटेगरी में समझते हैं। एक तो समझते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट, ठीक है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। एक हम समझते हैं हेल्थ बेस्ड सप्लीमेंट, जो कि आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर यूज होती हैं, उन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए। और एक होता है आपका डाइटरी सप्लीमेंट। क्या होते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट। अब ये सप्लीमेंट कब जरूरी होते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट मतलब जो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, मल्टी मिनरल्स हो गए, वे प्रोटीन्स हो गए, ये सब डाइटरी सप्लीमेंट है। मतलब ये हमारी बॉडी में वैसे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उतना नहीं हम ले पा रहे हैं, तो हम एक प्रोटीन ऐड कर लेते हैं ना। 30-40 ग्राम हमें मिल जाता है एक दो स्कूप ऐड करके। तो ये वाला जो प्रोसेस है फुलफिल करने वाला, इसको हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट आ जाएंगे, जैसे मल्टी वाइटामिन हो गया, या मल्टी मिनरल्स हो गए, वे प्रोटीन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर। हेल्थ बेस्ड सप्लीमेंट मतलब जो आपके हेल्थ के अंदर, हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है, जैसे डायबिटिक के अंदर कोई यूज हो गया। ठीक है, जैसे ग्लूकोजामिन हुआ है, ये आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता है मेनली। ठीक है, क्रोमियम पिकोलिनेट है आपके वाई डायबिटीज वगैरह में यूज आता है। तो ये आपके हेल्थ बेस्ड सप्लीमेंट है, स्पेसिफिकली अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे मदद करते हैं आपको। परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसमें आपके उन क्रिएटिन आता है, क्रिएटिन है, प्री वर्कआउट है। तो ये क्या है? आपके परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। तो ये तीन कैटेगरीज में हम इसको समझते हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हैं, कुछ आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए है, कुछ आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब ये डाइटरी रिक्वायरमेंट वाला जो है ना, ये तो मतलब ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, उन लोगों के लिए ये वाला डाइटरी सप्लीमेंट जरूरी होता है। हर किसी के लिए हेल्थ बेस्ड सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट नहीं चाहिए जरूरी, बट हाँ, जनरल पॉपुलेशन जो है, ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए डाइटरी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
इन दोनों का ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, ये सिचुएशन पे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आपका सप्लीमेंट्स हैं, ये टोटली सेफ टू कंज्यूम होते हैं, मतलब आप इसको इजीली कंज्यूम कर लोगे और आपकी बॉडी के लिए ये सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। और इवन काफी सारे लोग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसे पीडीज के अंदर मानते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है। वाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। अब तो वैसे वो आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ये अब तो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। तो ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ये देखती है, ये सुपरवाइज करती है कि कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे जो बैंड सब्सटेंसेस हैं वो यूज ना हो, बैंड ड्रग्स यूज ना हो, ताकि किसी भी एथलीट्स के लिए अनफेयर ना हो, कोई ये सब्सटेंसेस को यूज करके बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ना दे दे, और बाकी लोगों को एक अनफेयर चीज ना मिले, और लोगों की जो एथलीट्स हैं उनकी हेल्थ भी सही रहे। इसलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग क्या करती है, हर साल जो है स्टिमुलेंट्स की लिस्ट बनाती है, ड्रग्स की लिस्ट बनाती है, जो ब्रांड है जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और आपको ज्यादा पावरफुल बना देंगे, या फिर उस स्पोर्ट्स के लिए आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो ऐसे चीजों को इन्होंने बैन किया हुआ है। अगर किसी का भी टेस्टिंग में, जब टेस्ट होता है उसमें पाया जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। बट याद रखना, ये सब्सटेंसेस हैं, ये ड्रग्स हैं, बट सप्लीमेंट नहीं है। सप्लीमेंट आपके सेफ टू यूज हैं, सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो, वो कोई आपके बैंड सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, और इसीलिए हम सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं कभी भी अपनी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है, और आपको पता है कि किस चीज से बनता है, बेसिकली डेयरी से बनता है, दूध से बनता है। सबसे पहले जो प्रोटीन आया करते थे, सबसे पहले जो मार्केट में प्रोटीन आया था वैसे वो सोए प्रोटीन था। ठीक है। सोए प्रोटीन जो 1904 के आसपास आया था, सोए प्रोटीन 1904 के आसपास वो प्रोटीन आया था मार्केट में। जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के इंसान जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया था मार्केट में। उस समय पे देखो रिवाइवल था 1896 मॉडल ओलंपिक्स का, तो वहां पे इसका कंजप्शन काफी लोग करना शुरू कर दिए थे, और लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स भी इससे मिल रहे थे, क्योंकि उससे पहले ऐसी कन्वीनियंस थी ही नहीं कि एक स्कूप के अंदर हमें सप्लीमेंट मिल जाए, है ना, प्रोटीन मिल जाए। बट उस समय पे इस चीज को फर्स्टली यूज किया गया और लोगों को रिजल्ट्स भी ठीक ठाक मिल गए, क्योंकि उससे पहले ऐसी कन्वीनियंस थी ही नहीं कि एक स्कूप के अंदर हमें सप्लीमेंट मिल रहा है, एक स्कूप के अंदर ही हमें 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं था, बट वहां पे फर्स्ट टाइम आया था, लोगों ने इसको भी काफी यूज किया, सोए को, है ना। मतलब ये कह मतलब ये है इस बात का कि सोए सप्लीमेंट जो है वो सबसे पहले मार्केट में आया था तो सप्लीमेंट्री फॉर्म। वे प्रोटीन तो अभी मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, बट हाँ ये बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट कंसिडर किया गया है, और इसको सबसे दी बेस्ट सप्लीमेंट माना गया है अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन से रिलेटेड सप्लीमेंट की। वे प्रोटीन बनता कैसे है, ये बनता है डेयरी से ही, दूध से ही बनेगा। अब दूध से कैसे बनेगा, तो फिर पहले देखो हमारा जो, अगर हम बात करें ह्यूमन मिल्क की भी, ह्यूमन मिल्क के अंदर भी 60% ऑफ वे होता है, और 40% के आसपास क्या होता है, केसीन होता है। ठीक है। ह्यूमन मिल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम काउ मिल्क की बात करें या एनिमल मिल्क की बात करें, तो इन मिल्क के अंदर क्या होता है, 20% के आसपास ही वे होता है, 20% वे है, और 80% के आसपास जो है वो केसीन होगा, मतलब केसीन का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है इनके अंदर। और काओ की अगर बात करें तो काओ एक ऐसा एनिमल हम मानते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में हमें मिल्क प्रोवाइड करके दे सकता है। ठीक है। अब इसमें ये चीज आप ध्यान रखना कि जो डेयरी है, डेयरी का कंजप्शन जो है वो इससे रिलेट जरूर करता है, बट डेयरी के अंदर जो मिल्क है, मेनली हम मिल्क की बात कर रहे हैं अभी,
मिल्क से ही वे प्रोटीन बनता है, क्योंकि वे किसके अंदर है, मैंने अभी बताया आपके मिल्क के अंदर है, केसीन भी उसी के अंदर है, और केसीन कंपेरेटिवली ज्यादा है, 80% है, वे सिर्फ 20% है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है उस चीज को देखते हैं। स्टार्टिंग में तो इसको डिस्कार्ड किया गया था, स्टार्टिंग में इसका यूज नहीं होता था। तो मिल्क के साथ क्या करते हैं, मिल्क के साथ हम रिएक्ट करते हैं एसिड, ठीक है, जो कि एक बहुत बेसिक सा सोर्स है। इसको हम बोल देते हैं वैसे टेक्निकली स्टैंडर्ड चीज मेकिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड चीज मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, मिल्क के साथ हमने किया एसिड रिएक्ट, और मिल्क का जो पीएच लेवल है वो रिड्यूस हुआ। जैसे ही आपका ये 4.6 के आसपास आ जाएगा इसका पीएच लेवल, जब हम ये काम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक हार्ड फॉर्म में। ठीक है, दो चीज आपने ध्यान रखनी है, हमने क्या किया, मिल्क के साथ रिएक्ट किया एसिड, और उससे क्या होगा, बेसिक भाषा में उसे हम बोल देते हैं यार दूध फट गया, है ना। बेसिकली हमसे ये कहते हैं कि हमारा दूध जो है वो खराब हो गया, दूध फट गया। बट वो क्या है, वो आपका एक चीज मेकिंग प्रोसेस है। हमने एसिड रिएक्ट करके उसके पीएच लेवल को रिड्यूस कर दिया, जब पीएच लेवल 4.6 के आसपास आ जाएगा तो भैया ये जो आपका दूध जो एक लिक्विड फॉर्म में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक तो हार्ड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। दो चीजें यहाँ से सेपरेट होने वाली हैं। देखो यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म भी होगा थोड़ा सा, प्लस आपका हार्ड फॉर्म भी होगा। हार्ड वाला जो फॉर्म होगा मैंने आपको बता ही दिया कि वो ज्यादा है, 80% के आसपास हार्ड फॉर्म होगा, और 20% के आसपास जो होगा वो लिक्विड फॉर्म होगा। इनिशियली क्या किया जाता था, जो ये हार्ड फॉर्म होता था इसको यूज किया जाता था केसीन प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए, और जो ये लिक्विड वाला पार्ट होता था इसको फेंक दिया जाता था, इसको यूजलेस कंसिडर किया गया था। ठीक है, बट पहले तो इसको यूजलेस माना जाता था। उसके बाद एक बार ये इसकी स्टडी हुई और देखा गया कि जो ये वे वाटर है जो 20% निकल के आया, जब हमने इसको स्टैंडर्ड चीज मेकिंग प्रोसेस पे लेके गए, तो जो 20% ऑफ वाटर निकल के आया है, ये 20% ऑफ वाटर ही बहुत पावरफुल प्रोटीन है। इसके अंदर जब कंटेंट टेस्टिंग हुई तो ये देखा गया कि इस वे के अंदर जो कि 20% है, ये जो लिक्विड वाला है ना वो वे है, कि 20% के अंदर जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल है, ई डबल एस की प्रोफाइल है, ये बहुत अच्छी है। स्पेशली ल्यूसीन की, आइसोल्यूसीन की, वेलिन की, थ्रियोनिन की एंड लाइसिन की, इनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसकी वजह से इसकी मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज भी काफी बेहतर हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही सोर्स के अंदर सारे ई डब्ल्यू एस मिल जाते हैं, और वो भी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी प्रोफाइल के साथ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी है, ये भी नोटिस हुआ। मतलब कि जो ये वे है जो पहले यूज नहीं किया जा रहा था, इसको फेंक दिया जाता था लिक्विड को, वे लिक्विड को, इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा पावरफुल है। फिर इसी तरीके से इस 20% वाले जो वे लिक्विड है, इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाने लगा, इसको प्रोसेस किया जाने लगा आगे वे सप्लीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो टेक्निकली ये प्रोसेस है, बेसिक स्टैंडर्ड चीज मेकिंग प्रोसेस है। उससे लिक्विड और हार्ड फॉर्म निकलता है, लिक्विड फॉर्म को वे के लिए तैयार किया जाता है, और जो आपका हार्ड फॉर्म है उसके लिए बाकी जो केसीन से रिलेटेड जो चीजें बनती है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आगे होता क्या है, इसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा वे वाटर। ठीक है, वे वाटर। अब वे वाटर की अगर हम प्रोफाइल देखें तो इसमें तो कार्ब्स भी है, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में लैक्टोज भी है। ठीक है, इसमें काफी लैक्टोज में स्पेशली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लैक्टोज हाँ है तो ऐसे डाइसेक्राइड ही है, तो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही। बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत मैंने बताया भी था, ओवर 50% पॉपुलेशन जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए अलग से मेंशन करना इंपॉर्टेंट है इसे। तो जो वे वाटर है उसके अंदर कार्ब्स भी है, लैक्टोज भी है, उसके अंदर अपना फैट का अमाउंट भी बहुत है। ठीक है, उसके अंदर अपने प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं। मीन्स कि अभी तो ये बेस सोर्स ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी इसको हम और प्रोसेस करेंगे ताकि और रिफाइंड हो जाए, और जो ये कार्ब्स है, फैट है, कंपेरेटिवली कम मिले, और प्रोटीन का जो कंटेंट हो वो ज़्यादा हो जाए, और हमारे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसीलिए तो हम इसको सप्लीमेंटल फॉर्म में लेके आ रहे हैं।
ठीक है, ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो बढ़ा दी जाए। मतलब बायो अवेलेबल हमारी बॉडी के लिए कितना अवेलेबल हो रहा है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। और वो कैसे करेंगे, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, इसको फिल्टर करके। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, कुछ बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले वे वाटर था। ठीक है, वे वाला पानी जो है, अब इसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिल्टरेशन यूज होगी, और वो फिल्टरेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन मेथड से यूज किया जाएगा, वे वाटर को फिल्टर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये बिल्कुल और नेचुरल तरीका है। इसमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बहुत हेवी कंटेनर्स होते हैं, बहुत अच्छी रिफाइनरी प्रोसेस वहाँ पे की जाती है। और टेक्निकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में जो आप कह सकते हो वाटर को, इसी वे वाटर को क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है उस कंटेनर से। और काफ़ी हाई फ्लेम ऑफ एयर भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो आपका वे वाटर है वो रिफाइंड होता है। और वे वाटर से ये मतलब इसको रिफाइन करने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छा प्रोसेस माना गया है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी तरह का आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं होती, नेचुरल फिल्टर है ये। ठीक है, इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ऐसे कंटेनर्स होते हैं बहुत हैवी, बहुत बड़े बड़े कंटेनर, जिसके अंदर वे वाटर डाला जाता है और फिल्टर करके ये क्या करता है, पाउडर फॉर्म को बाहर निकालता है। अब ये जो फिल्टरेशन है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे, हाँ, जैसे आप हमारे घर में जो मिनरल वाटर के लिए लगा होता है ना, जिसको हम बोल देते हैं क्या, बेसिकली वाटर फिल्टर हम कह देते हैं उसको। वैसे टाइप में बहुत बड़े बड़े फिल्टर होते हैं, तो बहुत छोटा सा एक वो बता रहा हूँ मैं एग्जांपल, कुछ इसी तरीके से होता होगी। और वो ऐसे ही चीजों को यूज करता है और आपके वे वाटर को फिल्टर करके एक प्रोसेस टाइप ऑफ प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। ये काम होता है फर्स्ट फिल्टरेशन मेथड का। अब इस फिल्टरेशन मेथड से ये माना गया है कि 80% तक की जो अवेलेबिलिटी होती है प्रोटीन की वो बन जाती है। मीन्स 80% आपका प्रोटीन बायोलॉजिकली अवेलेबल हो जाता है आपके बॉडी के लिए। यानी अगर आप स्टैंडर्ड 30 ग्राम का स्कूप ले रहे हो, तो करीबन करीबन 20 से 22 ग्राम का प्रोटीन तो आपको मिल ही जाएगा आराम से। 80% की इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग मेथड से। बट याद रखना कि जो ये वे वाटर से जो ये कॉन्सेंट्रेट की फॉर्मेशन हुई है या रॉ वे की फॉर्मेशन हुई है, इससे क्या बनना है, हमारा वे वाटर से रॉ वे बन गया। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से वे वाटर बना रॉ वे में। अब इस रॉ वे के अंदर अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि वे लिक्विड के अंदर थी, कंपेरेटिवली कम हो गई है, और बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। प्रोटीन कंटेंट थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रोटीन कंटेंट तो है ही है, बट स्टिल कार्ब्स है, स्टिल लैक्टोज है, स्टिल फैट है, वो सारी चीजें अभी भी है। वे वाटर्स के कंपैरिजन में कम हो गई है, बट अभी भी है। ठीक है, और 80% के आसपास तो मैंने बता ही दिया अवेलेबिलिटी इसकी हो गई है। अब ये वाला जो पाउडर फॉर्म है ये भी मार्केट में बेचा जाता है, जिसको रॉ वे के नाम पे बेचा जाता है, जो अनस्वीटेंड होता है। ठीक है, और ऐसे ही इसी रॉ वे के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करके, ठीक है, जैसे सुक्रालोज हो गया, और थोड़ा इवन माल्टोडेक्सिन वगैरह भी होता है। माल्टोडेक्सिन थिकनर है, वो थिकनिंग एजेंट है, थिक करता है आपके सप्लीमेंट को। ठीक है, मतलब और बाकी चीजें एडिटिव्स ऐड करके और इसी रॉ वे प्रोटीन को एज अ कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बेच दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है इसमें स्वीटनर्स डले हों, फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हों। फ्लेवरिंग एजेंट्स में आपके कोको पाउडर हो गया, वनीला पाउडर हो गया, ठीक है, वो भी एडेड हो सकता है। उसके बाद आपका माल्टोडेक्सिन। माल्टोडेक्सिन मैंने बताया कि आपका थिकनिंग एजेंट है, किससे बनता है, माल्ट से बनता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ माल्ट से बनता है, और ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, टाइप ऑफ कार्ब ही है। अब ये चीजें इसमें डली होंगी, मतलब ये रॉ वे के अंदर डाल दी जाती हैं मिक्स करके, फिर इसको रॉ वे कॉन्सेंट्रेट, फ्लेवर्ड कॉन्सेंट्रेट के नाम पे बेचा जाता है मार्केट के अंदर। बात वही है, 80% ही है इसकी अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो रॉ वे की हम बात कर रहे थे वही है, बट उसी के आगे हम इसके अंदर ये चीजें ऐड कर देते हैं एट द एंड, और इसको बना देते हैं फ्लेवर्ड कॉन्सेंट्रेट सप्लीमेंट, जो हमें मार्केट में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हमने बात करी
कॉन्सेंट्रेट तक बनने की या रॉवे के बनने की। इसके बाद रॉवे के बाद क्या होता है, हम बनाना चाहते हैं इसको और प्रोसेस अगर करना चाहते हैं इसी को, तो फिर हम और प्रोसेस करते हैं। अब रॉवे से होगा क्या, देखो रॉवे से हमें बनाना है इसको भी आइसोलेट। अब आइसोलेट इसलिए बनाना है क्योंकि आइसोलेट के अंदर एक तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, 80% से 90% के आसपास इसकी बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी, 90% के आसपास इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जो कंटेंट है कार्ब्स का, फैट का, लैक्टोज का, वो भी कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ मैक्रोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएगा उनका कंटेंट। ये भी हमारी फर्स्ट नीड है, प्राइमरी नीड है अगर हम आइसोलेट फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आइसोलेट को बनाने के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस यूज होते हैं उसमें आता है एक तो आपका बेस मेथड, जिसको हम बोल देते हैं क्रॉस फिल्ट्रेशन मेथड। मतलब वैसे ही एक मेथड है जैसे हमारा फर्स्ट मेथड था ना फिल्ट्रेशन मेथड वाला, वैसा ही है, बट यहाँ पे और स्पेशलाइज्ड मशीन्स का यूज होता है और बार बार उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड यूज होता है, दूसरा होता है आयोन एक्सचेंजिंग मेथड। ठीक है, ये दो मेथड जो है ना वो यूज होते हैं आगे रॉ वे को आइसोलेट फॉर्म करने के लिए। अब फर्स्टली अगर देखें आपका जो क्रॉस फिल्ट्रेशन मेथड है, क्रॉस फिल्ट्रेशन मेथड, ये तो क्या करता है, वही आपके रॉ जो कॉन्सेंट रॉ वे है उसको पहले तो क्रॉस फिल्टर्ड करेगा। और मैंने आपको बताया कि वहां पे यूज होते हैं बहुत हैवी कंटेनर्स जिसके अंदर फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, और आपका जो सप्लीमेंट है वो तैयार होता है। अब इससे 90% तो अवेलेबिलिटी बन जाएगी, बाकी वो चीजें अवेलेबल है स्टिल, लैक्टोज कार्ब्स फैट वगैरह है, बट कंपेरेटिवली कम हो गया और उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। मीन्स अभी आपको ना 30, जो आपका स्टैंडर्ड स्कूप है 30 ग्राम का, उसमें आपको करीबन करीबन 24-25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन कंटेंट एनहांस हो गया है पर स्कूप के हिसाब से अगर देखा जाए, और साथ के साथ जो कंटेंट है बाकी चीजों का वो कंपेरेटिवली कम हो गया है इस मेथड से। ठीक है, मतलब ये बन गया है आपका आइसोलेट। क्या बन गया ये आपका आइसोलेट। अब इसी आइसोलेट को बनाने के लिए एक और प्रोसेस यूज होता है जो कि है आयोन एक्सचेंजिंग मेथड, अभी मैंने बताया था। वो मेथड भी सेफ माना गया है, बट उसके अंदर क्या किया जाता है, आपके आयोन्स को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, और उसकी मदद से आपके इसको बेसिकली फिल्टर किया जाता है। इसके अंदर भी 90% अवेलेबिलिटी है, और मैक्सिमम कंपनीज जो है वो इसी को यूज करती है आयोन एक्सचेंजिंग मेथड को, क्योंकि ये इजी मेथड है और फास्ट मेथड है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हम कुछ आर्टिफिशियल इवन केमिकल्स का यूज करते हैं इसको फिल्टर करने के लिए, आयोन एक्सचेंज करने के लिए कुछ केमिकल्स का स्पेशली यूज होता है। अब ये जो केमिकल्स का यूज है ये तो टोटली सेफ बताया, वैसे एफडीए ने भी सेफ बताया, और जितने भी इसमें कुछ स्टडीज हुई हैं उन्होंने भी सेफ बताया कि ये जो केमिकल्स हैं इनका अगर आप यूज कर भी लोगे तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। बट स्टिल इसमें कुछ केमिकल का यूजेज होता है, और ये बहुत फास्ट मेथड है, इसलिए ज्यादातर कंपनी प्रेफर भी इसे ही करती है, तेज होने के कारण से भी। ठीक है, और इसके अंदर की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी मैंने बताया 90% के आसपास ही होती है, और बहुत सारी कंपनीज इसी मेथड को यूज करती है वे को फिल्टर करने के लिए। अब ये हमारी चॉइस है कि हम ये वाला मेथड लेना चाहते हैं आयोन वाला, या फिर हम लेना चाहते हैं क्रॉस फिल्ट्रेशन वाला। दोनों ही सेफ टू यूज हैं, बट ये वाला जो है वो ज्यादा नेचुरल है क्योंकि इसमें नो आपके कोई केमिकल्स यूज नहीं होता ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। और जो आपका आयोन एक्सचेंजिंग वाला है यहाँ पे आपका यूज होते हैं कुछ तरह के केमिकल्स। अब ये डिफरेंसेस इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आपका आता है एक और सप्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं वे हाइड्रोलिसिस, ये या वे हाइड्रोलाइज्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस यूज होता है, ये सबसे ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म माना जाता है, रिफाइंड फॉर्म माना जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी 100%, 100% मानी जाती है। मतलब जितना आप कंज्यूम करोगे उतने अमाउंट ऑफ आपको सप्लीमेंट मिलने, प्रोटीन मिलने वाला है, ये मान के चलते हैं 95% टू 100% मानते हैं वैसे हम। ठीक है, इतनी इसकी अवेलेबिलिटी मानते हैं। अभी कैसे बनता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। लिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन।
ठीक है, वाटर ब्रेकडाउन, इन दोनों टर्म्स को मिलाकर हाइड्रोलिसिस को टर्म बना हुआ है। इट मीन्स जो आपका ये हाइड्रोलिसिस सप्लीमेंट है, ये आपके वाटर के अंदर इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या फिर हाइड्रोजन आयंस है उनको ट्रांसफर करने के बाद, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद ये सप्लीमेंट तैयार होता है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ छेड़छाड़ करने के बाद, उसकी ब्रेक डाउन के बाद ये सप्लीमेंट को रेडी किया जाता है। और ये वाला जो सप्लीमेंट है, ये सबसे ज्यादा प्योरिफाइड सप्लीमेंट माना जाता है। सबसे ज्यादा इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, 95 to 100% के आसपास इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। अब डिफरेंस ये है, एक तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, दूसरा क्योंकि ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्योरिफाइड है, तो फिल्ट्रेशन भी इसके लिए ज्यादा चाहिए। थर्ड बात ये है कि एक्सपेंसिव भी सबसे ज्यादा है। फोर्थ बात ये है कि ये लैक्टोज फ्री है। वे के अंदर यही एक सप्लीमेंट है हाइड्रोलिसिस वाला, जो सिर्फ जो लैक्टोज फ्री होता है। इसके अलावा रॉ जो वे था उसके अंदर भी लैक्टोज था, वे कॉन्सेंट्रेट था उसमें भी लैक्टोज था, आइसोलेट था उसमें भी लैक्टोज था, बट इसमें लैक्टोज नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैक्टोज वाला, जो कि डिफरेंस एक क्रिएट कर देता है आपके वे के अंदर ही। जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे की हमने बात करी, वे कॉन्सेंट्रेट रॉ वे है ना, इन सब की बात करी, तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ही क्रिएट कर देता है क्योंकि लैक्टोज फ्री है। और ये उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं इनको, और इसको यूज करके अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात तो यहाँ पे ये हुई कि भाई अलग अलग प्रोसेसेस से अलग अलग सप्लीमेंट बना दिए, बट बेस सोर्स तो एक ही है कि मिल्क ही है। बना तो दूध से ही है ना, दूध के अंदर ऑलरेडी वे था, तो उसी वे को प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में लेके आ गए हैं ताकि वो सिंपल टू कंज्यूम हो जाए और इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। यही सिर्फ एक डिफरेंस है आपके मिल्क से, मिल्क वे का, और आपके वे सप्लीमेंट का, मतलब वे मिल्क से जो आपका सप्लीमेंट तैयार हुआ है। अब डिफरेंस ये भी है क्योंकि मल्टीपल स्टडीज इसमें ये हुई हैं कि भाई आपका जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से जो आपका प्रोसेस से आपने सप्लीमेंट तैयार किया हुआ है, ये उतना सेफ नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। अब ये कुछ स्टडीज में क्लेम किया गया है, बट ऐसा 100% ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वाला सप्लीमेंट भी टोटली बॉडी के लिए सेफ तो है। अब स्टडीज क्या कहती हैं, एक ये बिल्कुल सेफ है हमारी बॉडी के लिए और हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर देगा, बट इसको कुछ स्टडीज ने इनफेक्टिव माना है। कुछ स्टडीज ने इसको ये कहा है कि हाइड्रोलिसिस वाला जो सप्लीमेंट है, ये उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये ज्यादा प्रोसेस्ड है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ओवर प्रोसेस्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर के जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो हमें सिर्फ प्रोटीन की तो मिल जाएगी, मतलब जितना भी प्रोटीन क्लेम कर रहे हैं 25 ग्राम 26 ग्राम 30 ग्राम के स्कूप के अंदर, वो प्रोटीन कंटेंट आपको अवेलेबल हो पाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं या अल्फा लैक्टल ब्यूमिन्स मिलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा लैक्टल ब्यूमिन हो गए, ये क्या होते हैं, ये आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके मिल्क के अंदर अवेलेबल होते हैं, और ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं, हमारे इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ के साथ हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को रेस करते हैं, हमारी बॉडी में फॉरेन इन्वेडर्स को नहीं आने देते हैं। और इवन जो आपके अल्फा लैक्टल ब्यूमिन्स हैं, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, आपके ब्लड के अंदर आते हैं। ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं। तो ये जो आपके सब फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो आपके जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं वे के अंदर, ये आपको नहीं मिलते हैं हाइड्रोलिसिस के अंदर, क्योंकि ये इनका मतलब इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डीनेचर हो जाते हैं। ये माना गया है हाइड्रोलिसिस वाले सप्लीमेंट के अंदर। बाकी प्रोटीन कंटेंट तो इसके अंदर उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है, और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी, इसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे फास्ट है इसकी। बट प्रॉब्लम इसके साथ क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ हमें क्या नहीं मिलते हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपका इम्यूनोग्लोबुलेंस, जैसे कि आपका अल्फा लैक्टल ब्यूमिन्स, ठीक है, जैसे आपका बीटा लैक्टोग्लोबुलेंस, तो ये नहीं मिलते अपने को।
ओके, ये डिफरेंस है इन 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 सप्लीमेंट के अंदर। अब उसके बाद ये भी स्टडी हुई कि सर इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा कंज्यूम करे, कौन सा सेफ है। देखो, कोई भी सप्लीमेंट, इन चारों में से सारे के सारे सप्लीमेंट जो है वो सेफ टू यूज है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। बस डिफरेंस क्या है, हाइड्रोलिसिस वाले में कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। कुछ पॉजिटिव्स मतलब एक तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है, दूसरा उसके अंदर ज्यादा फिल्टर होने की वजह से उसके अंदर सब फ्रैक्शंस मिसिंग होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिसिंग हो सकते हैं, बट वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये आती है कि क्या इसकी डाइजेशन में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर इनमें से बेस्ट कौन सा होगा, प्राइस वाइज या एब्जॉर्प्शन वाइज या बॉडी की क्वालिटी, मतलब कैसे ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, कितना एब्जॉर्ब होगा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चारों सप्लीमेंट आपके इफेक्टिव है। जो चारों सप्लीमेंट की हमने बात करी है, मतलब है तो वे ही ये सारे के सारे, बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनकी प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये चारों सप्लीमेंट सेफ टू यूज हैं, और स्टडीज ये कहती है कि भैया अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ सप्लीमेंट लेंगे, चाहे वे कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे वे आइसोलेट हो, चाहे वे हाइड्रोलाइज हो, अगर सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी का आप सप्लीमेंट लेंगे, मतलब 30 ग्राम मान लो आप वे आइसोलेट ले रहे हो, 30 ग्राम आप हाइड्रोलाइज ले रहे हो, 30 ग्राम आप कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो, तो ये रिजल्ट आपके सेम ही रहेंगे। आपकी बॉडी की जो रिटेंशन है, जो आपके प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलाइज भी आपको सेम रिजल्ट देगा, कॉन्सेंट्रेट भी सेम देगा, आइसोलेट भी सेम देगा, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी कोई कंडीशन नहीं है तो। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोलिसिस पे जाओगे, और कोई आप नहीं ले सकते हो वहां पे, या तो फिर आप प्लांट बेस्ड सोर्सेस पे जाओगे। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा सॉरी ऐसा नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो अपने पॉकेट के हिसाब से, क्योंकि जो आपका हाइड्रोलिसिस है वो आपका ज्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद एक और चीज अपने साथ कैरी करके आता है, वो है वो बहुत ज्यादा हैवी रेट, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। करीबन अगर मैं रेट इसकी बताऊं तो 6K to 10K तक इसका जो प्राइस आपको मिलने वाला है, टैरिफ मिलने वाला है आपके बाहर, अगर हम इसको मार्केट में देखते हैं। तो डिफरेंसेस जो हैं ये आपको मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट, वे हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, ये हमारा बेस्ट काम करने वाला है इसके अंदर। और अब बात आती है कि चलो ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि इसकी फिल्टरेशन क्या है, कंटेंट इसका क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है। अब इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो हमारा सप्लीमेंट है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी, ताकि हम ये जान सके कि हमारा जो वे है वो ठीक है कि नहीं है, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कैसे इसको जानना है, सबसे पहले तो देखो आपको ये जानना है कि जो आपका वे प्रोटीन है उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, जो आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपको देखनी है। इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो है ना मिल्क ही होना चाहिए मेनली, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी सारी सप्लीमेंट कंपनीज क्या करती हैं, बाहर आपको वे प्रोटीन दिखाती हैं, बट अंदर आपको बहुत सारी और चीजें भी, अलग अलग सोर्सेज भी दिख रहे होते हैं आपके वो जो प्रोटीन कंटेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, सोए हो गया, जैसे कि आपका पी प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो आप मतलब आपके प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर जो आपका जो आपका वे है, उसके साथ साथ आपके सोए प्रोटीन भी है, उसके साथ आपके साथ पे प्रोटीन भी है। तो यहाँ से भी आपको प्रोटीन आपका मिल रहा है आपके सप्लीमेंट के अंदर। तो आप अगर वे सप्लीमेंट बाय कर रहे हैं तो आपका ये मेक श्योर करना जरूरी है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर सिर्फ मिल्क हो, बाकी चीज आपको ना मिले। ओके, दूसरी बात आपको ये चीज देखनी है, जब आप वे सप्लीमेंट खरीदने वाले हो तो आपका जो प्रोफाइल ऑफ E AA है उसका ध्यान जरूर से आपको रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखोगे तो भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हो या फूड भी लेते हो, फूड स्टफ भी लेते हो,
तो वहां पे आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू दिखती है उसकी। ठीक है, और वैल्यू तो आप देख लेते हो कि भाई आपको इतने स्कूप में एक मतलब 30 ग्राम के स्कूप में इतना प्रोटीन मिल रहा है, ये है वो है, ये सब देख लेते हो आप। ठीक है, इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब्स है। बट एक चीज मिसिंग होती है जो हम नहीं देखते, वो है अमीनो एसिड प्रोफाइल। ठीक है, अब हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल देखना भी जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको सप्लीमेंट के अंदर दिया हुआ है ये प्रोफाइल। EWS की वैल्यूज दी होगी, NEWS की वैल्यूज दी होगी, और CEWS की वैल्यू दी होगी। तो आपको ये प्रोफाइल भी एक बार देखना है। और जो आपका EAA का प्रोफाइल है, इसमें आपके पास क्या है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनाइन, वो पूरी एक जो लिस्ट है वो तो होगी होगी। बट साथ में आपको क्या करना है, इनको टोटल करना है, इनको प्लस करना है। ठीक है, मान लो आपके EAA की प्रोफाइल के अंदर आपको 7 ग्राम ऑफ EAA मिल रहा है। NEAA की बात करें तो आपको करीबन करीबन 10 ग्राम के आसपास NEAA मिल रहा है, जिसमें प्रोलीन, सिस्टीन है ना, लिनिन, वो सारी चीजें आती हैं। और आपका जो 6 ग्राम के आसपास है, या 7 के आसपास जो है, वो आपको मिल रहा है CEWS। ये प्रोफाइल है आपकी एक स्कूप के अंदर। तो भाई आपके कंपनी ने आपको बताया हुआ है कि प्रोटीन कंटेंट जो है हमारे जो सप्लीमेंट के अंदर वो है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप। आपने देखा 7 ग्राम तो EAA है, 10 ग्राम NEAA है, और 7 ग्राम आपका CEAA है। तो टोटल कर दोगे तो ये 14 और 10 24 ही आएगा। आप इस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से तो जो सप्लीमेंट कंपनी है वो हमें सही बता रही है कि भैया अच्छा ठीक है जी, इतना ही प्रोटीन है, सही है। बट मुझे ये आप बताओ, क्या ये सप्लीमेंट ठीक है हमारे लिए? क्या ये हमारे लिए मतलब ऐसा कोई डेंजरस कंडीशन तो नहीं बनाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर देगा? बट ये इफेक्टिव है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको इसमें, इसके साथ? 24 ग्राम्स तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो गया ना, जो आपको मिल रहा है ना? बट ये चीज आपने नोटिस नहीं करी कि जो प्रोफाइल है, इसमें जो EAA है वो सिर्फ 7 ग्राम है। और मैं अगर आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन और दे दूं, जो हमारा BCAA होता है ना, जो स्टैंडर्ड BCAA आता है मार्केट में, वो 5 ग्राम के साथ आता है, मतलब 2:1 की रेशियो के साथ आता है वो। मतलब अराउंड राउंड BCAA आपको एक स्टैंडर्ड स्कूप के अंदर, जो कि 5 ग्राम का स्कूप होता है, उस 5 ग्राम के स्कूप में 5 ग्राम के आसपास BCAA मिल जाता है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। अगर हम EAA की बात करें, जो असेंशियल अमीनो एसिड के आजकल सप्लीमेंट आ रहे हैं, EAAs, उसमें भी अगर हम स्टैंडर्ड स्कूप देखें तो 10 ग्राम के सप्लीमेंट के साथ, 10 ग्राम के स्कूप के साथ आपको करीबन करीबन 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और वो भी EAA असेंशियल अमीनो एसिड, मतलब 10 ग्राम असेंशियल अमीनो एसिड मिल रहा है सिर्फ EAA सप्लीमेंट के अंदर। और हमने बात की थी काफी समय से, न्यूट्रिशन वाली क्लास में भी हम बात कर रहे हैं काफी टाइम से, कि भैया हमें कौन से चाहिए, हमें असेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे लिए मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि NEAA हमारी खुद बना सकती है, CEAA भी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है उसका कंटेंट इतना हाई है, CEAA भी हाई है, और आपका EAA जो मेनली आपको चाहिए उसका कंटेंट 7 ग्राम के आसपास है। वैसे अगर आप देखो 30 ग्राम के स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम मिल रहा है, वैसे बायो अवेलेबिलिटी तो अच्छी है इसकी। बट यहाँ पे कंपनी ने क्या हुआ किया हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने किया हुआ अमीनो स्पाइकिंग। इसको बोलते हैं अमीनो स्पाइकिंग।
इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो चीप फिलर्स हैं उनको ऐड किया हुआ है, चीप अमीनोज ऐड किए हुए हैं, ताकि आपका कंटेंट ऑफ प्रोटीन को एनहांस किया जाए, ताकि आपके प्रोटीन के कंटेंट को एनहांस किया जाए। चीप फिलर्स मतलब जो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, सीई डबल एस है, उनका कंटेंट इंक्रीज किया हुआ है कंपनी ने। इसी को बोलते हैं अमीनो स्पाइकिंग। अब ये वाला जो आप सप्लीमेंट है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट, इसको आप अगर टेस्टिंग के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए भी लेकर चले जाओगे ना, तो भी आपका बिल्कुल सही प्रूव होगा, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लैब टेस्टिंग के लिए गए, आपने टेस्ट करवाया, वहां पे क्या किया था, वहां पे नाइट्रोजन टेस्टिंग होती है, नाइट्रोजन का वैल्यू देखा जाता है, कंटेंट देखा जाता है वहां पे। अब क्योंकि इसके अंदर भी तो चीप फिलर्स एडेड ही है ना, मतलब अमीनो एसिड्स तो है ही है, भले ही वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो, स्टिल नाइट्रोजन कंटेंट आपका उतना ही आएगा, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही है, क्योंकि आपके NE AA तो है ना। तो 80% के आसपास आपको दिखा देगा ये लैब रिपोर्ट के अंदर भी कि भैया ठीक है, आप बोलोगे सर सप्लीमेंट तो सही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे टोटल अमाउंट में नहीं है, टोटल कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी जो अमीनो प्रोफाइल है उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो सप्लीमेंट है हमारे लिए उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, और हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं देगा। तो फिर हमें एम क्या करना चाहिए, हमें एम करना है कि एटलीस्ट हमारा जो E AA है, हमें एम करना है कि जो एटलीस्ट हमारा E AA है ना, एसेंशियल अमीनो, 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 12+। ठीक है, 12 ग्राम प्लस हमारा E AA एम करके चलना है आपको। बाकी तो चलो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। मतलब मान लो आपको करीबन 6 to 8 ग्राम के आसपास ये मिल गया, 6 ग्राम के आसपास मान लो ये मिल गया आपको, ये हो गया 18 ग्राम, और आपको 6 ग्राम के आसपास ये मिल गया NE AA। ठीक है, तो ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 12 ग्राम के आसपास E AA चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलो ठीक ही है, वो बात तो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक सी चीज आपको जाननी जरूरी है, ताकि आप अमीनो स्पाइकिंग से बच सको और अपने सही सप्लीमेंट को आप बाय करो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया इंग्रेडिएंट लिस्ट जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके अंदर वे होना चाहिए, बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सोर्स से नहीं आना चाहिए वो सप्लीमेंट, सिर्फ आपके मिल्क वहां पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी और भी चीजें हो सकती है उसमें एडेड हो, जैसे माल्टोडेक्सिन वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, अगर कंपनी आपको ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है, आपको शो कर रही है कि हाँ उन्होंने माल्टोडेक्सिन यूज किया हुआ है, क्योंकि अगर आप बेस सप्लीमेंट लोगे ना, छोटे से मतलब कम प्राइस वाले सप्लीमेंट लोगे, स्पेशली जो रॉबी है, कॉन्सेंट्रेट है, तो यहाँ पे माल्टोडेक्सिन मिलता है थिकनिंग के लिए थोड़ा बहुत। ठीक है, बट कंपनी की ट्रांसपेरेंसी आपको ये चेक करनी है कि कंपनी ने कितना मेंशन किया हुआ है, कितने परसेंट उन्होंने वो यूज किया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको कल भी बताऊंगा, कल इसी के अंदर हम बात करेंगे कि और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आपको बचना है उन प्रॉब्लम से। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी CFT वाले क्लास में आ जाओ सारे, जो दूसरा लिंक है ना उसको ज्वाइन करो।